जय माँ भारती। मित्रों, आज नए साल 2023 का पहला दिन है। सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को और मेरे मित्रों को नए साल की शुभकामना। भगवान महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें। इस शुभकामनाओं में मित्रों मेरा भी कुछ स्वार्थ छुपा है। आप समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे तभी सोशल मीडिया पे आएंगे, कभी न कभी मेरा चैनल देखेंगे। तो जब कभी दिल पिघलेगा, हृदय द्रवित होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर भी करेंगे। माँ भारती के इतिहास की इस तीसरी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मौर्य वंश के एक और प्रतापी राजा से, सम्राट अशोक। अखंड भारत का जो सपना महाराजा पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने देखा था, वो स्वप्न अशोक के शासनकाल में पूरा हो गया। अशोक ने भारतवर्ष पर 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक के शासनकाल में अखंड भारत, मौर्य साम्राज्य, कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के, और इधर पूरब में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। एक तरीके से यह पूरा साम्राज्य सम्राट अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य ने विरासत में दिया था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक युद्ध लड़ा, वो भी कलिंग का युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास का बहुत ही विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। अशोक के शासनकाल में सोने की चिड़िया फिर से चमकने लगी और फुदकने लगी। समूचा भूमंडल उस चिड़िया की कहक से, उस चिड़िया की कूक से गूंजने लगा। मित्रों, थोड़ा पीछे चलते हैं। 305 ईसा पूर्व में जब सेकुलर चंद्रगुप्त के हाथों पराजित हुआ तो एक शर्त के आधार पर उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। हेलेना के महल में आते ही षड्यंत्रों का खेल शुरू हो गया और कुटिल चालों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। 304 ईसा पूर्व में अशोक का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राजा बिंदुसार और माता का नाम रानी सुभद्रांगी था। सम्राट अशोक के बालकाल के विषय में प्राप्त अभिलेखों से समुचित जानकारी नहीं मिलती, परंतु कुछ बौद्ध धर्म के साहित्य और कुछ जैन धर्म के साहित्यों से जो कुछ भी मैं इकट्ठा कर पाया हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। जन्म से ही अशोक जिद्दी, क्रूर और गुस्सैल स्वभाव के थे। इनका लालन पालन आचार्य चाणक्य की देखरेख में उनकी छत्र छाया में हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि बिंदुसार की 16 पटरानियों से 101 पुत्र थे और बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुशीम को थोड़ा ज़्यादा चाहते थे। योग्यताओं के लिए समय समय पर प्रतिस्पर्धाएं होती रहती थी और अशोक अपने आप को योग्य और काबिल साबित करते थे। चाणक्य ने उनको हर वो शिक्षा दी जो कि एक प्रतापी राजा बनने के लिए आवश्यक है, जैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। धीमे धीमे अशोक किशोरावस्था में कदम रख चुके थे
तभी तक्षशिला में विद्रोह हुआ और सम्राट बिंदुसार ने उस विद्रोह के दमन के लिए अशोक को भेजा। अशोक ने अपने बुद्धिबल और चातुर्य से वहां के विद्रोह को दबाया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। वह पाटलिपुत्र वापस लौटे, परंतु उसके इस बड़े कार्य से सम्राट बिंदुसार ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। इसी बीच 283 ईसा पूर्व आचार्य चाणक्य का निधन हो गया। उनके निधन की कहानी भी विवादों में है। फुर्सत में कभी आचार्य चाणक्य के ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाकर बात करेंगे। तो आचार्य चाणक्य के बाद उनके पौत्र राधागुप्त ने मगध का कार्यभार संभाला और उनके दिशा निर्देशों पर बिंदुसार राज्य करते रहे। कुछ दिन बाद फिर से तक्षशिला में और उज्जैन में विद्रोह हुआ। इस बार राजकुमार सुषेम को सम्राट बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा और सम्राट अशोक को उज्जैन। अपने वीरता और पराक्रम से उज्जैन की स्थिति बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र सम्राट अशोक ने नियंत्रित कर ली। और इसी बीच बिंदुसार का स्वास्थ्य खराब होने लगा। राजवैद्यों के उपचार के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार न हुआ। दिनों दिन उनका स्वास्थ्य गिरता गया। अंततः अपने महामंत्री राधागुप्त को बुलाकर बिंदुसार ने आदेश दिया कि तक्षशिला से सुषेम को अविलंब बुलाकर उसका राज्याभिषेक किया जाए और उज्जैन से अशोक को तक्षशिला भेज दिया जाए। राधागुप्त इसके समर्थन में नहीं थे। उन्होंने सुषेम को संदेश भिजवाने में विलंब किया और अशोक के पास संदेश भेजकर उसे पाटलिपुत्र बुलवा लिया। अशोक महल में पहुंचे, कुछ तर्क वितर्क हुआ। अपनी योग्यता की हर एक बात सम्राट बिंदुसार से अशोक ने कही, परंतु बिंदुसार नहीं मान रहे थे। क्रोधित होकर राज मुकुट अपने सिर पर धारण कर कर सम्राट अशोक ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। और यही आघात बिंदुसार की मृत्यु का कारण बना। सुषेम वापस लौट चुके थे, उनको सारी स्थिति का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने अपनी सेना के बूते पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया। राधा गुप्त के बुद्धिबल और सहयोग से अशोक ने राजकुमार सुषेम का वध कर दिया और यहीं से एक नए अशोक का जन्म हुआ, चंड अशोक। लोग उसे चंड नाम से जानने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि उसने अपने मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर किया। इतिहासकारों का मानना यह भी है कि अपने 99 भाइयों का वध करके 269 ईसा पूर्व में अशोक ने फिर से राज सिंहासन पर बैठकर राजमुकुट धारण किया और विदिशा की राजकुमारी शाक्या देवी से विवाह भी किया। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक की 3 पत्नियां और थीं, क्रमशः पद्मावती, कौरवकी और तिष्यराक्ष। इससे इन्हें 5 संतानें पैदा हुई। पुत्र महेंद्र, संघमित्र, तीनल, कनाल और पुत्री चारुमती। राजकाज सुचारू रूप से चलने लगा। केवल वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का छोटा सा भूभाग अशोक को खटकता था, जो कि कलिंग के नाम से जाना जाता था।
261 या 262 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। ये बहुत ही विनाशकारी और प्रलयंकारी युद्ध साबित हुआ। कलिंग का राजा अनंतनाथन बहुत ही देशभक्त और बहुत ही स्वाभिमानी राजा था, बहुत ही वीर योद्धा और पराक्रमी भी था। उसने जमकर सम्राट अशोक से लोहा लिया और अंतिम सांस तक लड़ा। कलिंग की जनता भी इस युद्ध के लिए रणभूमि में कूद पड़ी। भीषण रक्तपात हुआ, हर तरफ रक्त ही रक्त, रक्त ही रक्त। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 1 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई और 1.5 लाख लोग घायल हुए। अशोक के 40 शिलालेख प्राप्त होते हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन विस्तार से किया गया है। युद्ध की इस विभीषिका को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके दिल में, उसके मन में दया भाव और करुणा भाव पैदा हुए। इंसान तो इंसान, जीव जानवरों के लिए भी उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने आजीवन युद्ध न करने की शपथ ली। धीमे धीमे अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ होता गया। अंततः एक बौद्ध भिक्षु निगोध से दीक्षा लेकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। बौद्ध राजा के रूप में अशोक ने 20 वर्षों तक शासन किया। हर वो कार्य किए प्रजाहित के जो कि आवश्यक थे। सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए, सराय बनाई, स्कूल कॉलेज बनवाए, शिक्षा को महत्व दिया और जनता के कर को भी माफ किया। अपने शासनकाल में सम्राट अशोक ने 20 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। साथ ही बौद्ध स्तूप और मठों और सरायों का भी निर्माण कराया। बहुत बड़ी विरासत जो चंद्रगुप्त ने सम्राट अशोक को दी थी, इसको सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में संभाला और कलिंग का हिस्सा जीतकर उसको भी अखंड भारत में मिला लिया। अशोक के स्तूप और अवशेष आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में पाए जाते हैं। अशोक का सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है और सारनाथ में पाया गया अशोक स्तंभ, जिसके ऊपर 4 सिंहों वाले 4 मुख वाले सिंहों का चित्र है, वो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और अशोक चक्र की वो 24 तीलियां भारतीय तिरंगे के बीचों बीच अपना स्थान बनाकर नीले आसमान में लहरा रही हैं। बात की जाए तो भारतवर्ष क्या, सम्राट अशोक विश्व के महानतम राजाओं में से एक हैं। अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत से वह विश्व के आकाश में ध्रुव तारे की तरह स्थित होके आज भी जगमगा रहे हैं और आज भी अपना प्रकाश फैला रहे हैं। एक चक्र है अशोक चक्र, जो कि परम वीरता और परम बलिदान के लिए मृत्युपरांत और मृत्यु के पहले भी सैनिक और असैनिक लोगों को दिया जाता है। अशोक चक्र जो कि सिर्फ राष्ट्रपति ही अपने हाथ से दे सकते हैं। इतना गौरव होने के बाद भी
सम्राट अशोक की इतनी महानता होने के बाद भी एक विडंबना है जो समझ में नहीं आती कि भारतवर्ष में इस महान सम्राट की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, आप भी आगे लोगों से पूछिएगा और ये एक जांच का विषय है। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये थी मित्रों इस महान सम्राट की गौरव गाथा। मिलेंगे अब अगले रविवार को। इंतज़ार कीजिए एक ऐसे राजा को लेकर जो कि वीर प्रतापी और पराक्रमी तो है, लेकिन उसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। नाम बता रहा हूँ, पुष्यमित्र शुंग। तो मिलते हैं अगले रविवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।